आदेश हित और संविधान हित की सबसे बड़ी खबर, धर्मांतरण जिहाद। ये साजिश हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ ही रची जा रही है। धर्मांतरण जिहाद की इस साजिश में 1000 से ज्यादा हिंदुओं के धर्मांतरण की खबर मिली है, लेकिन हमारा मानना है कि यह संख्या और बड़ी भी हो सकती है। इस धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ पहले आपको बड़े खुलासे जान लेने चाहिए। यह धर्मांतरण जिहाद भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के लिए है। दूसरा, यह धर्मांतरण जिहाद भारत को मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाने के लिए है। तीसरा, यह धर्मांतरण जिहाद हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए है। वहीं इस धर्मांतरण जिहाद को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। वहीं इस धर्मांतरण जिहाद के सॉफ्ट टारगेट गरीब हिंदू और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। वही हिंदुओं के खिलाफ यह धर्मांतरण जिहाद सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है, यानी कि जो गरीब है उन्हें पैसे का लालच दो, जो बोल नहीं सकते उनका ब्रेन वॉश करो, हिंदुस्तान की बेटियों से लव जिहाद करो। गरीब हिंदू लड़कों को लड़कियों से शादी का लालच दिया जाता था। देश हित के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश की इस खबर की जी न्यूज ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक रिपोर्टिंग की है। जी न्यूज रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा, राजू राज, अनुज मिश्रा, वैभव परमार, विशाल पांडे, मनीष शुक्ला और नीरज गौड़ ने धर्मांतरण जिहाद की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि धर्म परिवर्तन के इस जिहाद का खुलासा हुआ कैसे। मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी, मोहम्मद उमर गौतम, ये दोनों भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की सबसे बड़ी साजिश के दो चेहरे हैं। और इसी साजिश में देश के 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म बदला जा चुका है। धर्मांतरण जिहाद की इस साजिश में जो बच्चे बोल नहीं सकते उन्हें कलमा पढ़ा दिया गया। वो मजबूर हैं, उनको लालच देकर या क्रूरता से मजहब बदल दिया गया। इस साजिश का सुराग 2 जून को मिला, जब गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की कोशिश हुई। एक आरोपी ने खुद का नाम काशी बताया था और दूसरे ने अपना नाम विपुल विजय वर्गीय। पूछताछ में काशी काशिफ निकला और विपुल विजय वर्गीय रमजान। भारत में धर्मांतरण जिहाद का सुराग 2 जून को मिला, जब गाजियाबाद के इसी डासना देवी मंदिर से 2 लोगों को पकड़ा गया। दोनों यति नरसिंहानंद की हत्या करना चाहते थे। दोनों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि दोनों धर्मांतरण गैंग से भी जुड़े हुए हैं। काशिफ और रमजान से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि रमजान पहले विपुल विजय वर्गीय था, लेकिन बाद में वो धर्म बदलकर रमजान बन गया। इस धर्म परिवर्तन के पीछे क्या कोई साजिश थी? इसका खुलासा होने से पहले पुलिस को एक बड़ी जानकारी कानपुर से मिली। पता चला कि बोलने सुनने में असमर्थ आदित्य गुप्ता नाम के बच्चे को अब्दुल कादिर बना दिया गया है। दिल्ली चला गया था, जब वापस आया था हमें नहीं पता चला। उसका जो कागज हमको घर पे मिला था, कागज में उसने अपना नाम चेंज किया है। क्या नाम कर लिया? अब्दुल कादिर। मार्च में लापता हुआ ये बच्चा केरल में मिला था और इसका धर्म परिवर्तन कराया जा चुका था। यूपी पुलिस को जानकारी मिली कि बोलने व सुनने में असमर्थ बच्चे धर्मांतरण गैंग का सॉफ्ट टारगेट है। धर्म परिवर्तन कराने के लिए इनका पूरा नेटवर्क और पूरा व्यवस्था फैला हुआ है। इसके अलावा विदेशों से भी इस नेटवर्क को फंडिंग हुआ करती थी। धर्म परिवर्तन के इस रैकेट की जांच आगे बढ़ी और नोएडा के मूक बधिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि सेक्टर 177 के डेफ स्कूल में बच्चों का अवैध ढंग से धर्म परिवर्तन कराया गया था। जहां ये डेफ सोसाइटी ये कह रही है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी बच्चे का धर्म परिवर्तन किया गया, जिस तरीके से यूपी एटीएस ने कहा है, तो ये हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से फिर कन्वर्जन किया गया होगा। अगर दोनों आरोपियों को यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो फिर ये बच्चे किस तरीके से कन्वर्जन का शिकार हुए? तो क्या यहाँ पर जो कुछ फैक्ट है वो छिपाने की भी कोशिश हो रही है? यूपी एटीएस की जांच आगे बढ़ती रही और धर्मांतरण जिहाद की साजिश का जाल खुलता गया। पता चला कि एक साल में 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक
लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। धर्मांतरण जिहाद की साजिश के तार दिल्ली के इस्लामिक दावा सेंटर से जुड़े और पुलिस ने इस जिहाद फैक्ट्री के 2 सदस्यों मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया। अब तक की जांच में एटीएस को कई अहम सुराग मिले हैं। एटीएस की माने तो ये यूपी के अलावा देश के कई हिस्सों में लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। फिलहाल इनसे पूछताछ कर मामले की तमाम कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है। एटीएस के मुताबिक इस गैंग में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद सामने आई जानकारी और भी चौंकाने वाली थी। पता चला कि वो खुद भी एक कन्वर्टेड मुसलमान है और मुसलमान बनने के बाद वो तेजी से हिंदुओं के धर्मांतरण की साजिश में लगा है। यह खुलासा भी हुआ कि धर्मांतरण जिहाद की साजिश की फंडिंग आईएसआई से होती थी। मूक बधिर, गरीब, लड़कियां, बेरोजगार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग इनके टारगेट थे और यह धर्मांतरण गैंग देश के कई राज्यों में सक्रिय है। हिंदुओं के खिलाफ जिहादी साजिश की जांच में कई बड़ी जानकारियां मिली हैं। एटीएस के मुताबिक इस गैंग में 100 से ज्यादा लोग जुड़े हैं और हजारों लोग धर्मांतरण रैकेट के शिकार हो चुके हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला, राजू राज, नीरज गौड़ और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धर्मांतरण की साजिश का मास्टरमाइंड मौलाना मोहम्मद उमर गौतम है। मूक बधिर, गरीब बच्चे और हिंदू महिलाएं इसका पहला शिकार थी। धर्मांतरण के बाद हिंदू लड़कियों की मुस्लिम घरों में शादी करवाता था। गरीब हिंदू लड़कों का धर्मांतरण कराकर मुस्लिम लड़कियों से शादी कराता था। नोएडा में दिव्यांग संस्था के कई बच्चों का धर्मांतरण इसने कराया। हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए दूसरे देशों से भी फंडिंग आई है बकायदा। वहीं धर्मांतरण के लिए संस्था इस्लामिक दावा सेंटर IDC बनाई गई। मौलाना मोहम्मद उमर गौतम धर्मांतरण जिहाद की साजिश का सबसे बड़ा चेहरा। इसके बारे में सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये है कि वो खुद कभी एक सेक्युलर हिंदू था और मुसलमान बनने के बाद वो हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का सूत्रधार बन गया। सुनिए अब ये कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करता है। And Alhamdulillah, Islam is not for the Muslims only, but Islam is for the whole mankind, and Islam is for the whole humanity. And today also we see many non-Muslim brothers and sisters, well-educated. Inshallah, I will let you know later on that they are embracing Islam. They are coming in the fold of Islam every day, every time, every moment. मोहम्मद उमर गौतम यूपी के फतेहपुर का मूल निवासी है। इसने 20 साल की उम्र में इस्लाम अपनाया। उसके बाद से ये दिल्ली के जामिया नगर में इस्लामिक दावा सेंटर चला रहा था। ये जो थे धर्म का ही काम करते थे, धर्म फैलाने का काम करते थे। मौलाना वो तो मुझे पता नहीं क्या आरोप है क्या नहीं है। बाकी यह है कि हाँ गरीबों की मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों को तालीम उसमें एजुकेशन में मदद करते हैं बच्चों की। हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक धर्मांतरण जिहाद का आरोपी मौलाना मोहम्मद उमर गौतम खुद एक राजपूत परिवार से है। कन्वर्ट होने से पहले इसका नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम हुआ करता था। श्याम प्रताप 6 भाई बहनों में चौथे नंबर की संतान था। श्याम प्रताप गौतम के पिता का नाम धनराज सिंह चौहान था। गौतम के फतेहपुर गांव में न तो कोई मस्जिद थी न ही मुस्लिम। 1984 में गौतम नैनीताल पढ़ने के लिए गया और वहां उसका संपर्क हॉस्टल में नासिर खान से हुआ। कहते हैं नासिर खान ने ही गौतम का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो मोहम्मद उमर बन गया और खुद दूसरों का ब्रेन वॉश करने लग गया। हिंदुओं और दूसरे धर्म के लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए ही मोहम्मद उमर गौतम ने जामिया में इस्लामिक दावा सेंटर स्थापित किया और इसने तभी से भारत में हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण जिहाद छेड़ दिया। तो भारत को खतरा सिर्फ इन मजहबी जिहादी मानसिकता वालों से नहीं है। भारत में एक और वर्ग है जो कहने को तो मुख्य धारा का राजनीतिक दल है,
70 साल तक देश की बागडोर संभाली है, लेकिन आज उसके वैचारिक और राजनीतिक दिवालेपन की हालत यह हो गई है कि भारत की मिट्टी पर अपना वजूद जिंदा रखने के लिए वो पाकिस्तान की बोली बोलता है। ऐसा एक बार फिर हुआ। भारत सरकार जम्मू कश्मीर को कट्टरपंथियों, आतंकियों और पाकिस्तानी दलालों के चंगुल से निकालकर मुख्यधारा में लाना चाहती है। भारत के दूसरे हिस्से की तरह विकास में शामिल करना चाहती है। वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को और मजबूत करना चाहती है। 24 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। जम्मू कश्मीर के 14 दलों से बातचीत होगी। इस बीच कांग्रेस अलग बांसुरी बजा रही है। पी चिदंबरम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस होनी चाहिए, 35 से फिर से बहाल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा चाहता है। जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में आतंकी और राजनीतिक संक्रमण की बीमारी का इलाज शुरू हुआ था, तभी मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा सही वक्त पर बहाल कर दिया जाएगा, और लगता है अब वो वक्त आ चुका है। 24 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी समेत 14 दलों को न्योता है। लेकिन इस बैठक से पहले ही कांग्रेस ने उलटबांसी शुरू कर दी है। यूपीए सरकार के गृह मंत्री रह चुके और पुराने कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने लगातार ट्वीट्स किए, कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इसी मॉनसून सत्र में यह आक्रामक कानून रद्द होना चाहिए, यही एक उपाय है। और तो और ये भी लिखा कि जम्मू कश्मीर अलग राज्य है, उसको वो आज़ादी मिलती रहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट का टुकड़ा नहीं। जम्मू कश्मीर का मतलब वहाँ के लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान जरूर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिलीभगत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलगाववादी आतंकवादी संगठनों के साथ है। कांग्रेस पार्टी की हमदर्दी देश दुश्मन ताकतों के साथ है। चिदंबरम से पहले दिग्विजय सिंह भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के भारत सरकार और संसद के फैसले को गलत बता चुके हैं। कांग्रेस कहती है कि जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार ने गलत फैसला लिया, यही पाकिस्तान कहता है। कांग्रेस कहती है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लागू किए जाए, यही पाकिस्तान कहता है। कांग्रेस कहती है कि जम्मू कश्मीर में 35A के प्रावधान लागू किए जाएं, यही पाकिस्तान कहता है। इतना ही नहीं, जिस जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने यूएन समेत पूरी दुनिया में झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया, उस संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं और पाकिस्तान की बोली हमजोली की तरह लगती है। चुके हैं ऐसे बयान देकर, ना तो कोई चिदंबरम, ना राहुल गांधी, ना अभिषेक मनु सिंघवी, इनके बयानों को कोई सीरियसली नहीं लेता। हाँ, ये कुछ गलत बोलते हैं जिनको बाहर के कुछ विदेशी चैनल चला दें, पाकिस्तान के चैनल चला दें, मगर देशवासी इनके बयानों को कोई अपना सीरियसली नहीं लेता। दरअसल हकीकत यह है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की बीमारी की जो सर्जरी की है, उसमें पाकिस्तानी दलाली और दहशतगर्दी पर चलने वाली सियासत का डिब्बा गोल हो गया है। कांग्रेस जैसी पार्टी तो जिला विकास परिषद में कहीं नजर तक नहीं आई। जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था, वो साफ हो गए, साफ। और अब उन्हीं राजनीतिक दलों की ओर से यह दलील दी जा रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी हो, क्योंकि उन्हें डर है कि 370 की बेड़ियों से आजाद जम्मू कश्मीर अब अमन और तरक्की के रास्ते पर बढ़ चला है। और आने वाले दिनों में अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी मिलता है, तो पाकिस्तानी बोली बोलने वाले राजनीतिक दलों के पाकिस्तानी धंधे का शटर डाउन हो जाएगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। भारत आजाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू थे, आज कांग्रेस में सोनिया राहुल हैं, लेकिन कश्मीर पर जो गलती 7 दशक पहले हुई, जिसका खमियाजा देश आज तक उठा रहा है, उस सूटेबल पॉलिटिक्स को आज भी कांग्रेस अपने कंधे पर ढोती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कहता है कांग्रेस वो कहती है? उस आतंकी मुल्क और कांग्रेस के विचारों में कितना तालमेल है, ये आपको इन दो शख्सियतों की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाए जा सकते हैं। इनमें से एक है दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के नीति निर्धारकों में से एक है। दूसरे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। अब इन दोनों के विचारों और मानसिकताओं में तो तालमेल है, वो आप इनके बयानों को सुनिए। बात पर हमें आश्चर्य है कि पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे।
पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही थी और पाकिस्तान सरकार क्या कर रही थी? Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. सुन लिया आपने। दिग्विजय सिंह के लिए जो आतंकी ओसामा जी था, उसे पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी आतंकी नहीं मानते, शहीद मानते। मतलब विचारों में कितना तालमेल है, सोच लीजिए। और आज अगर यही कांग्रेसी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर 370 वापस लाओ, तो आप समझ सकते हैं कि इस मांग के पीछे क्या मानसिकता होगी। क्योंकि आंकड़े तो ये कहते हैं कि 370 की बेड़ियों से आजाद होकर जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पहले 2018 में 614 आतंकी मारे गए, 91 लोगों की जान गई। उसी जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद 2020 में आतंकी हमले घटकर 244 हो गए, 37 लोगों की जान गई। 2021 में मार्च तक आतंकी हमलों की संख्या घटकर 21 रह गई है और शहादत भी 2 की हुई है। और आतंकी गतिविधियों में यह कमी सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों पर नकेल के कारण नहीं हुई है। पाकिस्तान के जो दलाल पैसे देकर बच्चों से पत्थरबाजी कराते थे, उसमें भी बड़ी कमी दर्ज की गई है। क्योंकि 370 खत्म होने से पहले जुलाई 2018 से अगस्त 2019 तक पत्थरबाजी की 703 घटनाएं हुई और 370 खत्म होने के बाद साल भर में पत्थरबाजी की महज 310 घटनाएं हुई। वैसे ही 370 से पहले 125 जवानों की शहादत हुई। 370 हटने के बाद साल भर में 49 जवान शहीद हुए और 370 हटने से पहले जहां 54 नागरिकों की मौत साल भर में हुई थी, वहीं 370 हटने के बाद सिर्फ 45 नागरिकों की मौत हुई। इन सभी आतंकी गतिविधियों में यह कमी 370 मुक्त कश्मीर के अमन की कहानी कहती है। उधर 370 मुक्त कश्मीर से पाकिस्तान में कैसे खलबली मची है, उसके आंकड़े भी देखिए। 2018 में जहां पाकिस्तान ने 2140 बार सीजफायर तोड़कर गोलीबारी की, 2019 में सीजफायर उल्लंघन की घटना बढ़कर 3479 हो गई और 2020 में तो पाकिस्तान ने 5133 बार सीजफायर तोड़कर गोलीबारी की। 2021 में फरवरी से सीजफायर लागू है, वरना 28 जनवरी तक ही पाकिस्तान 299 बार सीजफायर तोड़ चुका था। और रही बात जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि चिदंबरम ज्ञान के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट का टुकड़ा नहीं है, वहां के लोगों से बना है, तो माननीय कांग्रेसियों को यह रिपोर्ट भी जरूर देख लेनी चाहिए जो 370 मुक्त कश्मीर से आई है, जिसमें कश्मीर के उन्हीं लोगों की आवाज है जो बताती है कि 7 दशक तक 370 के छलावे ने उन्हें कितना तबाह किया और अब 370 मुक्त कश्मीर में कितना खुशगवार बदलाव होने लगा है। ये कश्मीर की तरक्की के पहिए हैं जो 370 की बेड़ियों के आजादी के बाद लगातार घूम रहे हैं। ये कश्मीर में आतंक की हार और अमन की जीत की निशानी है, जहां हर नौजवान भारत की माटी का नाम दुनिया तक फैलाने की हसरत रखता है। यह कश्मीर का संगम इलाका है, जहां के बल्ले की बोली अब पूरी दुनिया बोलती है। ये कश्मीर वर्जन 2.0 है, ये नया कश्मीर है और इस कश्मीर में हम ग्राउंड जीरो पे एक ऐसी जगह है जहां क्रिकेट के बल्लों का कुंभ कहा जाता है उसे। 25 लाख बल्ले सालाना बनाना कोई मामूली बात नहीं है। श्रीनगर के पहलगाम के बीच संगम नाम के इस इलाके में कश्मीरी बल्लों का यह हब अब कश्मीर की नई कहानी लिख रहा है। कश्मीर में जो चीजें थीं, कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि कश्मीर इज इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कश्मीर इज इन मीडिया फॉर बैड रीजंस। करेक्ट। बट अब बदला हुआ कश्मीर है, अब नया कश्मीर है। बताइए। एक थोड़ा सा डर रहता है लोगों को, राइट, बट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि वो डर खत्म होके लोग आ जाएं यहाँ, चाहे घूमने का पर्पस हो, चाहे क्रिकेट बैट इंडस्ट्री हो, चाहे शॉल इंडस्ट्री हो, चाहे पश्मीना हो, कुछ भी हो। तो कश्मीर है, कश्मीर को बदलना चाहते हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी अपनी सोसाइटी की भी हम सेवा करना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट बना के। यस सर। नौजवान फिरदौस कभी दिल्ली में नौकरी किया करते थे, लेकिन 370 मुक्त कश्मीर में अमन की आस देखकर फिरदौस ने इसी जमीन पर अपना काम करने का फैसला किया और वो खुश हैं कि आज वो अपने मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। क्या वजह रही कि ये कश्मीर का नाम जो इस बल्ले पे लिखा हुआ है, जी जी, ये आगे नहीं आ पाया?
बिल्कुल सर, बेसिकली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा इतने सालों में, जब से मैंने स्टार्ट किया, इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया, लाइक ब्रांडिंग हमने नहीं करी, तो दैट्स वाई हम थोड़ा पीछे रहे इस चीज़ में। बट नाउ डेज़ यहाँ का यूथ जो है आगे आ रहा है, इस पे काम कर रहा है, अच्छे से इस प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट शेप दे रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग आगे कश्मीर से काफ़ी सारे और भी ब्रांड आ जाएँ जो पूरे इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी अपने बैट्स कश्मीर का प्रोडक्ट सामने तक ला दें। नए कश्मीर में सिस्टम सुधर चुका है। 370 के बाद के कश्मीर में सरकारी तंत्र कैसे काम करता है, उसकी एक मिसाल और देखिए। एक हेल्पलाइन नंबर पर कश्मीर के लोगों की आवाज कैसे सुनी जाती है और कैसे एक्शन होता है, सुनिए। ये एक वाहिद एक हेल्पलाइन है जहां पे 44 डिपार्टमेंट्स हमारे इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है, कोई भी इशू होगा, वेदर इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पानी का इशू हो, आपके डोमिसाइल का इशू हो, आपके ओल्ड एज पेंशन का इशू है, आपके लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, आपकी सड़क का इशू है, तो आपके राशन का इशू है, तो कोई भी इशू जो है वो विद इन स्पेसिफिक टाइमलाइन हल किया जाता है और उसका रिव्यू लिया जाता है डीसी साहब के थ्रू। वो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फॉलो अप किया जाता है। और जिस कश्मीर के सोपोर में पिछले हफ्ते आतंकियों ने 2 जवानों समेत 4 लोगों की हत्या कर दी थी, वैसी खतरनाक जगह पर रहने वाले लोग भी मानते हैं कि ये कश्मीर बहुत बदल चुका है। पहले से लगता है बदले हैं, कुछ हालात ठीक हो तो है सही सर। किस तरह से बदले हैं? क्या कहें, गवर्नमेंट ने जब कोई पोजीशन ली होगी या उन्होंने कोई किया होगा। ये देखो, आज सवेरे भी आपने देखा होगा कितने मालों को क्रैकडाउन किया गया, वो आपने नहीं देखा। कश्मीर के यही बदलते हालात पाकिस्तानी आतंकियों को पसंद नहीं आ रहे। विकास और शांति के रास्ते पर बढ़ता यही कश्मीर अब उन पाकिस्तानी दलालों को भी पसंद नहीं आ रहे जो 370 के नकाब के पीछे छिपकर आम कश्मीरियों का हक और सत्ता की मलाई चट करते आ रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान से लेकर कांग्रेस तक आज कश्मीर में फिर से 370 की वापसी की मांग करते दिखते हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया, श्रीनगर। अब आपको एक खबर बताते हैं कि देश में आज रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है और सभी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। आज अब तक करीब 81 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कि वो आंकड़ा हम करीब पहुंच रहे हैं जिसके बारे में लोग कहते थे कि क्या 1 करोड़ तक के आंकड़ा पहुंचेगा और ये कहा जाता था कि ऐसा भारत में कभी नहीं होगा। आज यकीन मानिए ये ऐसा रिकॉर्ड टूटा, 81 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई है, जिनमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां 10 लाख और तीसरे नंबर पर यूपी जहां 6.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स की मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान के गनशॉट से सुरक्षा कैसे? मैं अल्लाह की कसम सच कहता हूँ, शाम का जब खाना खाते थे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो होश मैं कहता था आधे घंटे के बाद 10 मिनट के बाद हम होंगे या नहीं। बॉर्डर के आखिरी गांव से साहसिक रिपोर्टिंग। टीवी पर पहली बार कम्युनिटी बंकर। फर्स्ट फेज में जो है हमने इनके लिए कोई 44 कम्युनिटी बैंकर्स उन विलेजेस में बनाए जो कि गन शॉट दूरी पे हैं। नमस्कार, हम इस वक्त बारामूला के उरी सेक्टर पर हैं। 0 पॉइंट का मतलब ये भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव। ये जो नीचे पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं,
ये रास्ता, ये पूरा पानी पाकिस्तान के रास्ते से होता हुआ इस तरफ आ रहा है और 0 पॉइंट पर सिलीकोट गांव है। उस सिलीकोट गांव तक हम पहुंचे हैं। जैसा मैंने कहा कि बॉर्डर का ये आखिरी गांव है, भारत की सीमा का आखिरी गांव जहां हम पहुंचे हैं और क्या कुछ हुआ है, क्योंकि यहां से इस स्पेशल रिपोर्ट का मकसद आप तक वो तस्वीर पहुंचाने का है जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होगी। खासतौर पे जो लोग यहाँ सीमा पर रहते हैं, बिल्कुल सटे हुए, सीमा से सटा हुआ ये गांव है और जब शेलिंग होती थी तो जान माल का नुकसान होता था। तो क्या प्लान किया गया, किस तरीके से प्लान किया गया कि जानें बचाई जा सकें, नंबर 1, और नंबर 2 स्ट्रैटेजिकली लोगों को तुरंत इवैक्यूएट करके कहाँ ले जाया जा सकता है यहाँ से ताकि हमें नुकसान न हो, ये सब आपको बताएंगे। आइए। एलओसी के 0 पॉइंट पर बसा उरी सेक्टर का गांव सियालकोट आज इन वादियों में शांति नजर आ रही है। खूबसूरत वादियों को पंछियों का कलरव और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज घर के बाहर इत्मीनान से बैठकर गांव में आए जी न्यूज के कैमरे को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन कुछ महीने पहले ऐसे हालात नहीं थे। फरवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी और इसके बाद दोनों देशों के बीच लगभग 12 महीने गरजने वाली बंदूकों की आवाज थम गई। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कभी भी सीज फायर का उल्लंघन शुरू हो जाता और बॉर्डर के इस गांव में भगदड़ और मातम की शुरुआत हो जाती। इस गांव में घुसते ही हमारी मुलाकात गुलाम कादिर से हुई, जिन्होंने कुछ महीने पहले के हालात हमको बताए। किस तरह बॉर्डर के इस आखिरी गांव के लोगों के सिर पर मौत का साया 24 घंटे मंडराता रहता था। 24 घंटे डर बना रहता है, कब क्या होगा कोई मालूम नहीं। और हमारी जिंदगियां 24 घंटे खतरे में रहती हैं। कब उनका फायरिंग शुरू कर देंगे, हमें भागने का मौका भी नहीं मिल रहा है। भागने के लिए भी हमें उतना मौका नहीं होता, फिर कहाँ जाएं हम उस वक्त। अब ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक अच्छी मेहरबानी की है, जो अभी बैंकर जो हमारे लिए बन रहे हैं। गुलाम कादिर के हाथ में जिस महिला की तस्वीर है वो उनकी पत्नी थी, जो पाकिस्तान की तरफ से होने वाले ऐसे ही एक सीज फायर उल्लंघन में जख्मी हुई और इसके बाद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वाइफ मेरी पशु चरा रही थी, घर से निकाला नज़दीक तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई, तो सीधा ब्रश पेट में लगा। उस वक्त भी हमारी फौज आई यहाँ से पोस्ट से, उन्होंने जो उनसे हो सकता था ड्रेसिंग वगैरह करके तो यहाँ से उड़ी भेज दी। तो वहाँ MH हॉस्पिटल में दाखिला लिया, ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरे दिन सुबह 6:15 बजे उनकी डेथ हो गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से चली गोलियों से जख्मी गुलाम कादिर का बेटा भी अब बिस्तर पर ही अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर है। 2001 में मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था, अचानक गोलाबारी शुरू हो गई, तो सीधा मोटर शेल लगा, उसकी ये टांग दाएं कट गई और दूसरा पाँव आधा भी कट गया और वो अपाचू घर में बैठा। इस गांव में घुसने से पहले ही हमको मालूम चल चुका था कि यहाँ पर जिंदगी कितनी मुश्किल थी, लेकिन अब नए कश्मीर को इन तमाम मुसीबतों से बॉर्डर के गांवों को बचाने का कवच मिल चुका है। और इसी सुरक्षा कवच को देखने संवाददाता अमित प्रकाश धीरे धीरे बॉर्डर के इस आखिरी गांव के अंदर बढ़ने लगे। सुरक्षा के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से और वल्नरेबिलिटी के लिहाज से भी ये पॉइंट सोचिए कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है कि आप 0 पॉइंट के एक ऐसे गांव में हैं जहां लगातार उस तरफ से, बॉर्डर के उस पार से लगातार शेलिंग होती रहती थी और बहुत सारा नुकसान हम झेल चुके हैं इस गांव का। उसके बाद क्या कुछ तय किया गया वही दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ। आपने आर्मी बंकर्स सुने होंगे, जो हम बंकर्स तैयार होते हैं आर्मी के जवानों के लिए, जहां बंकर्स पे वो रहते हैं। कम्युनिटी बंकर्स बनाए गए इन गाँवों में खास तौर पे, ताकि उनको गांव ना छोड़ना पड़े जब शेलिंग हो, फायरिंग हो और ऐसी किसी इमरजेंसी की स्थिति में। आइए, अब अंदर लोग भी होंगे, अभी ये बन के तैयार हुए हैं और इसको देखना ज़रूरी भी होगा, इसको देख के समझना ज़रूरी होगा कि इस स्ट्रैटेजी के तहत खास तौर पे किस तरह से गाँव वालों को बचाया जा सकेगा।
यह है बॉर्डर पर जनता का वो सुरक्षा कवच जो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी संभावित गोलीबारी या सीज फायर के उल्लंघन की घटना से इस गांव के लोगों की रक्षा करेगा। कंक्रीट की मोटी दीवारों पर पाकिस्तान की गोलियां और गोले दोनों बेअसर हैं और ये बंकर बनने के बाद एलओसी के आखिरी गांव के लोगों की दहशत भी कम हो गई है। जैसे जैसे इस बंकर के अंदर मैं इंटर हुआ, ये एक पूरा पार्टीशन है, आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा एक पैसेज है जहां से आप इस बंकर के अंदर आते हैं और फिर दो पार्टीशंस हैं। लेफ्ट में एक कमरा है, ये कमरा, और एक कमरा आपके राइट में है। क्या सोच के इस तरीके से इसको बनाया गया है, अब जरा पहले इस स्ट्रक्चर को देखिए आप। ये पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर है इस कम्युनिटी बंकर का, और इस कंक्रीट स्ट्रक्चर में ये एक पूरा कमरा और उस कमरे के साथ साथ एक लैट्रिन बाथरूम अटैच। हम आपको इस बंकर की मजबूती और स्ट्रक्चर के बारे में सारी जानकारियां देंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए आखिर ये बंकर गांव के लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों था। बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो एलओसी का जो एरिया है तकरीबन कोई लगभग 10 किलोमीटर का है। तो इसमें इन लोगों की परसिस्टेंट ये डिमांड रहती थी कि जब भी उस पार से गोलाबारी हो, टारगेट फाइट्स शॉट्स आए वहाँ से, तो उनको कोई सहारा नहीं होता था। उनको एवैक्यूएट हमारी जो इंडियन आर्मी है वो करती थी, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो करती थी। इस सब को इसका सलूशन ये निकला कि हम इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो होम मिनिस्ट्री है उसकी, और डिस्ट्रिक्ट और जो अपनी जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने ये फैसला किया कि हम इनके लिए बैंकर्स बनाएंगे, कम्युनिटी एज वेल एज इंडिविजुअल बैंकर्स। ये तमाम गांव बॉर्डर के इतने नजदीक हैं कि पाकिस्तान के सैनिक सीधे गन शॉट से गांव के लोगों को अपना निशाना बना सकते हैं। ऐसे में जब कम्युनिटी बंकर बनाने की बात हुई तो सबसे पहले उन गांवों का ख्याल रखा गया जो बॉर्डर के सबसे ज्यादा नजदीक थे। फर्स्ट फेज में जो है हमने इनके लिए कोई 44 कम्युनिटी बैंकर्स उन विलेजेस में बनाए जो कि गन शॉट दूरी पे हैं, जो कि ऐसे 19 विलेजेस हैं जो कि बिल्कुल मतलब सीमा के पास में हैं, तो जिन पे टारगेट शॉट जो है वो आ सकते थे या आते हैं। चलिए अब हम आपको इस बंकर की मजबूती और स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले समझिए बंकर में 2 कमरे क्यों बनाए गए हैं। 2 ही कमरे क्यों हैं इसमें? मतलब 2 हैं जी, मतलब कीपिंग इन कंसिडरेशन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। एक तो जेंट्स के लिए, एक लेडीज के लिए। जी जी जी। और उसमें लैट्रिन बाथरूम से दिस इज टेम्परेरी फेज रहता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जिसमें लोग छुप जाते हैं। उसके लिए ये सुविधा दी है हमने, ये लैट्रिन बाथरूम के लिए बनाया गया। जी 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 जी। तो एक साथ अगर ये पूरा स्ट्रक्चर हम देखें नसीर साहब, तो उस तरफ का कमरा और इस तरफ का कमरा और ये बीच का पूरा पैसेज, ये पूरा एक जो यूनिट है, हम कह सकते हैं कि 2 कमरे, 2 लैट्रिन बाथरूम और एक पैसेज। इसमें कितने लोगों का एकोमोडेशन, कितने लोग यहाँ एकोमोडेट हो सकते हैं? इट कैन अकोमोडेट 150 souls, 150 souls, yes। 150 लोग, 150। यानी जो नसीर साहब बता रहे हैं उस हिसाब से 75 आदमी जेंट्स और 75 लेडीज, अगर ये कंपार्टमेंट अलग अलग से रखे जाएं तो कुल 150 लोग इस एक कम्युनिटी बंकर यूनिट में रह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति में जब शेलिंग होगी और फायरिंग होगी। देखिए ये पूरा गांव का हिस्सा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये बनाया इसलिए गया क्योंकि ये गांव के घर हैं और ये वल्नरेबल होते हैं ये लोग जो इन घरों में रहते हैं, क्योंकि फायरिंग के दौरान वो ओपन टू डेंजर होते हैं सीधा, क्योंकि फायरिंग और सामने बिल्कुल शेलिंग जब होती है और फायरिंग आती है तो सीधा इन गांवों तक आती है। वैसी स्थिति में इन बंकर्स को तैयार किया गया है। जैसे मैंने बता रहा था, एक पूरी यूनिट में 2 कमरा और 2 अलग अलग कमरे, एक पैसेज, और हर कमरे के साथ दोनों कमरे के साथ एक अटैच लैट्रिन बाथरूम भी होता है। बारामूला में कुल 44 ऐसे बंकर बनाए जाने हैं। उरी सेक्टर में 36 का काम लगभग पूरा हो गया है और 8 बंकर बनाए जाने बाकी हैं। जिस बंकर में जी न्यूज की टीम मौजूद है, 2 महीने के अंदर ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। 36 bunkers which we are constructing, तो इंशाल्लाह within this working season these all will be completed। and तो कब तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, कब से लोग इसमें रहना शुरू कर देंगे? Just within 2-4 महीने। अब सवाल ये उठता है, आखिरकार ये बंकर इतना मजबूत कैसे है कि पाकिस्तान के गोले और गोलियां इस बंकर के अंदर मौजूद लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते।
तो इसका जवाब है इस बंकर के निर्माण में इस्तेमाल कंक्रीट और दूसरे मटेरियल, जिनको भेदना पाकिस्तान की बंदूक से निकली गोलियों के बस में नहीं। आरसीसी वॉल्स, उसमें आपका लोहा मिलेगा, रिच मिक्स मिलता है, प्लस 1 फुट स्लैब है इसका। उसके बाद उस पर क्या आता है कि अर्दन वो पेवमेंट लगाते हैं, उस पर वो ग्रीनरी सो दैट कि इट बिकम्स कंप्लीटली। तो फायरिंग के या शेलिंग के दौरान इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, फायरिंग के दौरान इसके अंदर गोली नहीं घुस सकती। यानी इस बंकर के अंदर आने के बाद इस गांव के लोग किसी भी तरह की फायरिंग से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी जनता के इस बंकर की कई खासियतें हैं, जैसे गांव के अंदर इसकी खास लोकेशन। ये पूरा हिस्सा ऐसा लगता है जैसे जमीन का हिस्सा है। अगर ये मिट्टी यहाँ तक आ जाती है और इस पर ये घास जम जाती है, ये जो यहाँ जंगली पेड़ पौधे जम जाते हैं, तो फिर उसके बाद इसको अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि ये क्या कोई बंकर है, ये कोई रहने का स्ट्रक्चर है, या फिर एक ज़मीन का हिस्सा है जो बिल्कुल ज़मीन की तरह ही दिखता है। इसके अंदर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि इसके नीचे कोई बंकर है। नए कश्मीर के हर निवासी की हिफाजत सबसे जरूरी है। यही वजह है तमाम दुश्वारियों के बावजूद बॉर्डर के आखिरी गांव सियालकोट, जिसमें सिर्फ 15 परिवार रहते हैं, वहां पर भी कम्युनिटी बंकर बनाए गए। दिक्कत सर ये है कि ये तो बिल्कुल माउंटेन के ऊपर हैं ये गांव। वहाँ सब चीज़ें लेना, बाजरी लेना, सीमेंट लेना, बाकी चीज़ लेना और परमिशन लेना फ्रॉम द अथॉरिटीज़, इसमें थोड़ा सा दिक्कतें तो होती हैं। और ऊपर से वेदर का जो हमारा है, स्नोफॉल रहता है 4-5 महीने, यहाँ सीज़न बंद रहता है, तो उसके बावजूद भी हेड लोड काफ़ी चढ़ाना पहाड़ पर। तो इन सब दिक्कतों के बावजूद भी हमने जो है टारगेट में जो है वो 36 बैंकर से अचीव कर लिए हैं। बहुत जल्दी जो बाकी हैं वो भी कंप्लीट जो है हो जाएंगे। इस कम्युनिटी बंकर के बनने के बाद गांव के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं जब इस गांव में कभी भी गोलियों और मोर्टार के धमाके गूंजने लगते थे। वैसे ये हाल जम्मू कश्मीर के सिर्फ एक गांव का नहीं। पिछले 5 साल की बात करें तो 2017 में सीज फायर उल्लंघन की 860 घटनाएं हुई, 2018 में 2140 घटनाएं, 2019 में सीज फायर उल्लंघन की 3479 घटनाएं हुई। वहीं 2020 में 5133 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 28 जनवरी 2021 तक 299 सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं हो चुकी हैं। इसी साल फरवरी से पाकिस्तान से समझौते के बाद सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं कम हो गई हैं। लेकिन भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सतर्क है, क्योंकि भले ही इस वक्त पाकिस्तान के सैनिकों की बंदूकें खामोश हैं, लेकिन सीज फायर उल्लंघन के निशान इस गांव में अभी भी बाकी हैं। इन गांव में कम्युनिटी बंकर्स बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या रही, उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार होता क्या था। और ये गांव, जैसा मैं कह रहा था कि वल्नरेबिलिटी क्यों है, क्योंकि 0 पॉइंट पे ये गांव है, और जब शेलिंग होती है उस तरफ से, बॉर्डर के उस पार से, पाकिस्तान की तरफ से, तो किस तरह से नुकसान इन गाँव वालों ने झेला है अब तक, वो देखने के लिए एक गाँव के घर की एक छत पर हम हैं। और हम ज़रा ये समझना चाहेंगे कि जो शेलिंग होती थी, जो फायरिंग होती थी, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद साहब जी सर। जी जी जी। क्या जब ये सामने के हिस्से से शेलिंग होती थी, इधर से कहाँ डैमेज हुआ है, किस तरफ डैमेज? ये देखिए सर, यहाँ से डैमेज होता है, यहाँ दिखाएं, ये दिखाएं। हाँ। ये वो देखिए सर, ये जब शेलिंग होती है सर, ये देखो सर, ये देखो सर, पर गोला का ये देखो, इसको छर्रा लग गया, यहाँ इधर लगे, ये लगे सर, ये लगे, वो लगे, नीचे लगे। कितने दिन पुरानी बात है ये पिछले साल की बात है, जब हम उड़ी से भाग गए। हाँ। हम 2 साल के बाद उड़ी में चले गए। हाँ। कितनी जगहों पे इस तरह के सुराख हैं? ये 5-10 सुराख है सर। इस गांव के लोग फिलहाल अभी अपने आप को भले ही सुरक्षित महसूस कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि लोगों के अंदर पुराने वक्त की दहशत जिंदा है। न जाने कब फिर से फायरिंग शुरू हो जाए। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सीज फायर वायलेशन की वजह से बॉर्डर पर कितने बेगुनाह लोगों की जानें गई। साल 2018 में बॉर्डर पर हुए सीज फायर वायलेशन की वजह से 30 लोगों की मौत हुई, वहीं 143 लोग घायल हुए। 2019 में 18 लोगों की मौत हुई, जबकि 127 लोग घायल हुए। 2020 में बॉर्डर पर हुए सीज फायर उल्लंघन से 22 लोगों की मौत हुई और 71 लोग घायल हुए। फिलहाल इस मुसीबत से बचने के लिए गांव वालों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन दोबारा शुरू भी करता है तो हालात इतने खराब नहीं होंगे।
गांव वाले जो हैं बहुत परसिस्टेंट डिमांड रही है हर जगह, जहाँ भी हमारे डीसी साहब जाते थे या एसडीएम साहब जाते थे तो पहला ही डिमांड यही रहती थी कि हमें जान बचाने के लिए जो है कम्युनिटी बैंकर्स और इंडिविजुअल बैंकर्स दिए जाएं। ये हमेशा टॉप 1 प्रायोरिटी उन गांव वालों की रहती थी। अदरवाइज़ क्योंकि उनको तो अपना जान माल सब चीज़ का कोई ख़तरा रहता था, तो या अपनी सब प्रॉपर्टी को छोड़ छाड़ के वो उनको भागना पड़ता था। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब बॉर्डर पर शांति पाकिस्तान पर निर्भर करती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली तो हमेशा की तरह उसको इसकी भारी कीमत भी चुकानी होगी। भारतीय सेना की ओर से भी पाकिस्तान को चेतावनी दी जा चुकी है। There have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. However, if the ceasefire continues, if they continue to observe the ceasefire in letter and spirit, if they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries. So as I said, the onus is entirely on Pakistan to build up on whatever we have achieved so far. साफ है, पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और कश्मीर को सुरक्षित भी किया जा रहा है। ये नए कश्मीर की वो कहानी है जो दिखाती है कि कश्मीर की आवाम नए दौर में खुद को तिरंगे की छांव में सुरक्षित महसूस कर रही है। उरी के 0 पॉइंट के भारत के आखिरी गांव से इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन भारत के इस ग्रामीण भारत से हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। इस पेशकश में अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.